स्वागत है। आज हम मीडिया लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मीडिया लेखन क्या होता है और उसके माध्यम क्या क्या है। मीडिया लेखन के अंतर्गत यहाँ हमें श्रव्य माध्यम, जिसमें समाचार लेखन और रेडियो नाटक आता है। दूसरा माध्यम है दृश्य श्रव्य माध्यम, जिसके अंतर्गत हमें चलचित्र, टेलीविजन और वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो आज सबसे पहले हम बढ़ते हैं आगे कि मीडिया क्या है। इसको जानेंगे कि मीडिया संचार का एक उपकरण है या संचार का साधन है, जिससे हम सूचना या समाचार को जन समूह तक पहुंचाते हैं। मीडिया अर्थात यह एक माध्यम है। मीडिया, जिसे माध्यम कहा जाता है, साधन तथा हेतु भी कहते हैं, और दूसरी परिभाषा के अंतर्गत वर्तमान में जनसंपर्क या संचार आदि के क्षेत्र में टीवी, पत्र पत्रिकाओं आदि के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है मीडिया। आगे हम देखते हैं कि आपको इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं, या मीडिया को समझाने के लिए हम एक प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि मीडिया से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार होता है कि मीडिया वह माध्यम है जिसका प्रयोग आम जनता से संवाद स्थापित करने के लिए भी किया जाता है। संवाद स्थापित करना मतलब बातचीत करना, संपर्क स्थापित करना, संपर्क में रहना, और बातचीत अर्थात दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होना। इसके लिए भी मीडिया को एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। और हम देखते हैं कि आमतौर पर राजनीतिक मुद्दों, सामाजिक मुद्दों, मनोरंजन और संस्कृति के बारे में समाचार एवं जानकारी प्राप्त करने के लिए मीडिया का ही सहारा लेती है। और आमतौर पर व्याख्या की जाती है कि जनसंचार मीडिया, प्रेस, सिनेमा, रेडियो और टेलीविजन यह मीडिया के साधन है, क्योंकि उनकी पहुंच देश के व्यापक क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या के विशाल एवं विषम जनता तक फैली हुई है। जनसंचार साधन जनता को संदेश देने व संवाद कायम करने के लिए भी काम करता है, जैसे तकनीकी मुद्रण मशीन, कैमरे, फैक्स मशीन, केबल, मॉडेम, कंप्यूटर और सैटेलाइट संचार। ये सभी जनसंचार साधन के द्वारा जनता को संदेश देने के माध्यम है, संवाद कायम रखने के लिए ये काम करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मीडिया क्या है। यह एक माध्यम है जो जनता से संपर्क स्थापित कर सके। अब हम इसी के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं, जो है मीडिया लेखन। तो जब हम देखते हैं कि जब ये श्रव्य माध्यम है, श्रव्य माध्यम का एक सबसे अच्छा उत्तम साधन रेडियो है। तो जब हम रेडियो में सुनते हैं यह एक श्रव्य माध्यम है, तो इसमें लेखन कहाँ से आ जाता है। तो लेखन को हम इस प्रकार रेडियो में या श्रव्य माध्यम में लेते हैं कि जब कोई भी समाचार पढ़ा जाता है, समाचार बनाया जाता है या कोई संदेश बनाया जाता है, तो पहले उसको लिखा जाता है। तो आप किस प्रभावित रूप से उस समाचार को या स्टोरी को या संदेश को लिखेंगे, कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि आपका जो संवाद का ये माध्यम है, श्रव्य माध्यम है, रेडियो है, उससे प्रभावी रूप से वह संदेश जनता तक पहुंच सके, प्रभावी रूप के अतिरिक्त वह सरलता से उसको समझ सके। इसके लिए सबसे पहले उसे लिखा जाता है, जिसे यहाँ पर हम समाचार लेखन के रूप में पढ़ेंगे। तो समाचार लेखन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे लिखेंगे, वो हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि श्रव्य माध्यम क्या है। तो श्रव्य माध्यम के द्वारा इच्छित सूचना, समाचार या अन्य कार्यक्रम केवल ध्वनि के रूप में आवाज के द्वारा बड़े जन समूह तक पहुंचाया जाता है, और रेडियो इसका सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। रेडियो को हिंदी में आकाशवाणी कहते हैं। और अब हम समाचार लेखन के आवश्यक तत्वों की ओर बढ़ते हैं कि वो जो समाचार वाचन किया जाता है, उसके पहले जो लेखन किया जाता है, उसके लिए किन तत्वों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है सत्यता, कि जो भी समाचार संदेश हम दे रहे हैं वह सच पर आधारित होना चाहिए। मनगढ़ंत कहानी बनाकर हम उसे समाचार या संदेश के रूप में रेडियो के माध्यम से नहीं दे सकते हैं, नहीं देना चाहिए। और रोचकता, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी समाचार दिया जा रहा है, जिसमें हम केवल सुन रहे हैं,
जिस समाचार, घटना, दुर्घटना या किसी इवेंट के बारे में जानकारी दी जा रही है तो वह इस प्रकार होना चाहिए कि सुनने वाले की आंखों के सामने उसका दृश्य उपस्थित हो जाए, जिसके लिए उसमें रोचकता का होना बहुत जरूरी है। और प्रभावमयता होना चाहिए कि बिना रुकावट के वह समाचार जनता तक पहुंचना चाहिए। और इसमें लेखन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि जिस प्रभावपूर्ण और प्रभावमय तरीके से समाचार लेखन किया जाता है उसी प्रकार समाचार वाचन भी होता है या होगा। और वस्तुनिष्ठता होना चाहिए कि छोटे छोटे वाक्य बनाए जाने चाहिए, छोटे छोटे समाचारों को वाचन करना चाहिए। और जब हम समाचार वाचन, समाचार लेखन करते हैं तो समाचार के द्वारा, इस माध्यम के द्वारा समाचार में उपदेश नहीं देना चाहिए, वह समाचार ही रहना चाहिए। स्पष्टता होना चाहिए कि जो भी बात कही जा रही है उसके कई सारे मतलब न निकलते हों, जो कहना चाह रहे हैं वही संदेश जनता तक पहुंचे। और सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह हर तबके, हर तरह, हर स्तर के लोग सुनते हैं और भाषा सरल होने से उसका सही सही अर्थ जनता तक पहुंचता है। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिसके कारण भ्रम पैदा हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आडंबरपूर्ण शैली से बचाव, अर्थात इस समाचार में अलंकृत भाषा, दिखावे वाली भाषा या शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टू द पॉइंट बात होना चाहिए और तथ्यों की शुद्धता होना चाहिए। जो भी बात, जो भी संदेश, जो भी समाचार दिया जा रहा है वह शुद्ध होना चाहिए और सत्यापित होना चाहिए। और इस समाचार के द्वारा एक उद्देश्य इसके पीछे जरूर होना चाहिए कि समाचार सुनने वालों के लिए, श्रोताओं के लिए यह पथ प्रदर्शन का कार्य भी करे। तो इस प्रकार हमने देखा कि मीडिया लेखन के अंतर्गत क्या आवश्यक तत्व होना चाहिए, जिसका ध्यान रखना चाहिए, यह हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं कि रेडियो समाचार लिखा कैसे जाता है। रेडियो समाचार संचार का श्रव्य माध्यम है, अर्थात सुनने वाला माध्यम है, जिसमें हमें समाचार सुनाई देता है, इसलिए इसे ध्वनि या आवाज का इसमें बहुत अधिक महत्व होता है। ध्वनि में स्वर, शब्द सभी सम्मिलित हैं। यह अधिक चुनौतीपूर्ण लेखन होता है, क्योंकि बिना चित्र के ही सुनने वालों को दृश्य दिखाना पड़ता है, इसलिए विषय भी बहुत सावधानी से चुनना पड़ता है। रेडियो समाचार की संरचना को उल्टा पिरामिड स्टाइल कहा जाता है। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि सबसे पहले जो भी समाचार, कई सारे समाचार जब आप रेडियो के द्वारा सुनाए जा रहे हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन या मुखड़ा देना चाहिए, उसके बाद समाचार विस्तार पूर्वक देना चाहिए और अंत में समाचार का समापन करना चाहिए, जिसके कारण यहाँ हम देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन बड़ा होते होते छोटा हो रहा है, जिसकी वजह से इसे उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रेडियो समाचार लेखन में सावधानियां, कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सावधानियां रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समाचार लेखन में जटिल एवं कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और शब्दों के संक्षिप्त रूप या अब्रिविएशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे बेंगलोर यूनिवर्सिटी है तो उसके स्थान पर BU नहीं लिखा जाना चाहिए समाचार लेखन में। और दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, जैसे ONGC, यह लिखने के स्थान पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन पूरा समाचार लेखन में लिखना चाहिए, क्योंकि अगर अब्रिविएशन लिखा जाता है, संक्षिप्त रूप लिखा जाता है, तो समाचार लेखन जो करता है उस व्यक्ति को मालूम है कि वह किस शब्द का संक्षिप्त रूप लिख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि समाचार वाचन करने वाला उसको वैसे ही समझे, जिसकी वजह से समाचार का अर्थ अनर्थ हो सकता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा स्पष्ट उच्चारण वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जिन शब्दों के उच्चारण में किसी प्रकार की कठिनाई महसूस ना हो समाचार वाचन करने वाले के लिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और बहुत सीधे साधे सरल शब्दों का प्रयोग, बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दों का प्रयोग समाचार लेखन में किया जाना चाहिए, जिससे समाचार वाचन करने वाले व्यक्ति को भी
किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और जो भी संदेश, जो भी समाचार, सूचना जनता तक पहुंचाई जा रही है श्रव्य माध्यम के द्वारा, वह सही रूप में जनता तक पहुंचे। तो हम आगे देखते हैं कि उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, स्पष्ट कीजिए, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, या इसकी मुख्य विशेषता क्या है, या प्रश्न आ सकता है कि समाचार को उल्टा पिरामिड शैली में कैसे लिखा जाता है, समझाइए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इसमें देखेंगे कि पत्रकार, लेखक और सामग्री निर्माता उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग यह दिखाने के लिए करते हैं कि उनके श्रोताओं को समाचार की जानकारी कैसे प्रस्तुत की जानी चाहिए। संभावित प्रश्न आपको आ सकता है कि उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, या उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर इसके उत्तर भी देख सकते हैं, कुछ जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि पिरामिड क्या है। ये हम सभी जानते हैं। इस शैली में नीचे से चौड़ा और ऊपर की ओर बिल्कुल पतला नुकीला होता है। इसका उल्टा किया जाए तो यह साधारण शब्दों में इसे उल्टा पिरामिड ही कहते हैं। उल्टा पिरामिड शैली से तात्पर्य समाचार लेखन से है। समाचार को पढ़ते समय आपने महसूस किया होगा कि समाचार के प्रारंभ में उस विषय की पूरी जानकारी दे दी जाती है, फिर घटते क्रम में धीरे धीरे उन खबरों को आगे बढ़ाते हुए अंत किया जाता है। और इस शैली में 3 भाग होते हैं। पहला चरण होता है मुखड़ा। यह समाचार का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसके अंतर्गत समाचार का संपूर्ण सार नहीं होता, केवल मुखड़ा के रूप में या कौन, कहाँ, कब आदि बिंदुओं पर विचार किया जाता है। उसके बाद अगला चरण होता है बॉडी। इसके अंतर्गत समाचार के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है और घटना को उजागर करते हुए उसके कारण आदि को बताया जाता है। बॉडी के अंतर्गत कैसे, क्यों के रहस्य को उद्घाटित किया जाता है। और तीसरा और अंतिम बिंदु होता है समापन। यह समाचार का अंतिम बिंदु होता है, जिसमें समाचार लिखने वाला समाचार के कारणों को सामने रखते हुए श्रोताओं के लिए विचारणीय बिंदु छोड़ जाता है, जो काफी संक्षिप्त रूप में होता है। साथ ही इसमें तथ्य का स्रोत भी छिपा रहता है। समाचार तथा उल्टा पिरामिड शैली के संबंध में समाचार का मूल उद्देश्य लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करना होता है। व्यक्ति अपने आसपास की घटनाओं को देखना व जानना चाहता है, जिससे वह संबंध रखता है। उन घटनाओं को वह बहुत करीबी से जानने की उत्सुकता रखता है और इस उत्सुकता को समाचार के माध्यम से पूरा किया जाता है। समाचार लेखन करते समय यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिस उद्देश्य के लिए श्रोता उस समाचार को सुन रहा है, उसे शुरुआत में ही पूरी जानकारी मिल जाए। अगर पूरी जानकारी शुरुआत में नहीं मिलेगी तो वह उसके प्रति अलग धारणा बना सकता है। कहानी, उपन्यास आदि में रहस्य कथा घटनाओं को बाद में उजागर किया जाता है, क्लाइमेक्स बनाया जाता है, मगर समाचार लेखन में या समाचार वाचन में ऐसा नहीं होता है। वहाँ उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है और समाचार शुरुआत में ही पूरी घटना का वृत्तांत प्रस्तुत कर दिया जाता है, और ये होती है उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन के अंतर्गत। इसके ऊपर टिप्पणी आ सकती है और आप इस प्रकार टिप्पणी सफलतापूर्वक लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मीडिया लेखन पहले बिंदु श्रव्य माध्यम के दूसरे भाग रेडियो नाटक पे। रेडियो एक दूरभाष यंत्र है, जिस यंत्र के माध्यम से कोई भी संदेश को आवाज के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। नाटक दृश्य माध्यम में प्रस्तुत किया जाता है, मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें दृश्य और श्रव्य दोनों ही माध्यमों के द्वारा नाटक का आनंद लिया जाता है। लेकिन रेडियो में सुनने के लिए जो नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं वे केवल श्रव्य माध्यम के द्वारा ही होते हैं। उन्हें केवल सुना जा सकता है और ये नाटक किसी विशेष संदेश को देने के लिए लिखे जाते हैं और उन्हें रेडियो नाटक कहते हैं। कई बार कुछ कहानियों को भी नाटक के रूप में रूपांतरित करके रेडियो नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। पात्रों की संख्या रेडियो नाटक में कम होना चाहिए। इसमें पात्रों की संख्या 5 या 6 से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रोता केवल ध्वनि के सहारे ही पात्रों को याद रख पाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। और यदि नाटक के पात्र अधिक होंगे तो श्रोताओं को ध्वनि या आवाज के द्वारा उन्हें याद रखना
मुश्किल होगा और जिसके कारण उसका जो रुचि है, जो आकर्षण है रेडियो नाटक का, वो खत्म हो जाएगा। रेडियो श्रव्य माध्यम है। साहित्य की यह विधा जब रेडियो पर सुनी जाती है तब वह रेडियो नाटक की मोहर उस पर लग जाती है, यानी इसे रेडियो नाटक कहा जाता है। रेडियो नाटक को अंधेरे का नाटक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई स्टेज नहीं होता, या यह भी कहा जा सकता है कि इसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ सुना जा सकता है, इसलिए इसे अंधेरे का नाटक भी कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रेडियो नाटक की संरचना कैसी होती है? रेडियो नाटक की सफलता उसके प्रसारण में ही होती है, क्योंकि रेडियो नाटक में कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए इसकी संरचना का सवाल उसके प्रसारण से संबद्ध है। संरचना के तत्व हैं शीर्षक और उसका प्रारंभ, विषय, दृश्यांतर मतलब ब्रेक, संक्षिप्त दृश्यांतर मतलब ब्रेक, पात्र और ध्वनि संगीत। संरचना के इन तत्वों के द्वारा नाटक को अधिक प्रभावशाली और रोचक बनाया जाता है। अगला बिंदु है रेडियो नाटक के संवाद कैसे होना चाहिए। तो वे संक्षिप्त होना चाहिए, सरल होना चाहिए तथा स्पष्ट होना चाहिए। अगला तत्व है रेडियो नाटक के तत्व। इसके लिए 3 तत्वों का सहारा लिया जाता है। रेडियो नाटक में ये तीनों तत्व बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जो है भाषा, अगला है ध्वनि और संगीत। इन तीनों के कलात्मक संयोजन से विशेष प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। भाषा केंद्र में है और या ध्यातव्य है कि भाषित शब्द की शक्ति लिखित सबसे अधिक होती है और शब्द प्रयोग ऐसे होने चाहिए जिनका उच्चारण अभिनय संपन्न हो, जिन शब्दों को सुनने के साथ ही आंखों के आगे दृश्य प्रस्तुत हो जाए, ऐसे अभिनय संपन्न शब्दों का उच्चारण और शब्दों का चयन होना चाहिए। यहाँ वाचिक अभिनय की ओर संकेत है, अर्थात बोलते समय श्रोता के भाव में कल्पना आनी चाहिए, आंखों के सामने दृश्य आना चाहिए। अर्थात यह श्रव्य माध्यम का जो नाटक है, रेडियो नाटक है, उसमें बहुत सारी बारीकियों का ध्यान रखना होता है और यह नाटक की सफलता एक चुनौती होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि रेडियो नाटक की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। इस तरह यहाँ आपके लिए कुछ संभावित प्रश्न और उसके उत्तर दिए गए हैं, जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो नाटक में क्या महत्वपूर्ण होता है? उत्तर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो नाटक में संवाद का क्या महत्व है? इस प्रकार हम रेडियो नाटक में संवाद का महत्व इस प्रकार से यहाँ समझा जा सकता है कि संवाद इस प्रकार होना चाहिए कि उसमें दिखाई जब कुछ भी नहीं देता है तो संवाद प्रभावी बनाने के लिए कुछ स्क्रिप्ट ऐसे डाले जाते हैं, कुछ डायलॉग ऐसे होना चाहिए जिससे वह जो दृश्य पढ़ा जा रहा है वह स्पष्ट दिखाई देने लगे। जैसे इसमें कहीं भी एक उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं कि अगर नाटक में कोई पात्र चाय पी रहा है तो उसके लिए कुछ एक संवाद प्रस्तुत किया जा सकता है कि अरे वाह, चाय तो बड़ी अच्छी है, स्वादिष्ट बनी है, किसने बनाई है, क्या कैसे बनाई है, और स्वादिष्ट चाय को पीकर तबीयत एकदम हरी हो गई, एकदम अच्छी हो गई, जिससे चाय के प्रति कुछ दृश्य उन्हें अपने आप दिखाई देने लगे। इस प्रकार ये संवादों का महत्व होता है। ये एक उदाहरण दिया गया है। और रेडियो नाटक में एक नरेटर या सूत्रधार भी हो सकता है जो संवादों को पूरा कर सके, अर्थात जो संवाद नाटक के पात्र नहीं बोल सकते हैं वे नरेटर के द्वारा बोला जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये रेडियो नाटक की जानकारी और उस पर संभावित प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु है दृश्य श्रव्य माध्यम, जिसके अंतर्गत चलचित्र, टेलीविजन और वीडियो के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दृश्य श्रव्य माध्यम के जरिए न सिर्फ कार्यक्रमों को सुना जा सकता है बल्कि घटनाओं को चित्र के रूप में भी देख सकते हैं। टेलीविजन दृश्य श्रव्य माध्यम है। इसके कार्यक्रम रेडियो की अपेक्षा अधिक रोचक होते हैं क्योंकि इस पर चित्र भी प्रसारित होते हैं। टेलीविजन पर समाचारों को बोलकर तो प्रसारित किया ही जाता है। कला शिक्षण का उद्देश्य बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक विकास, सृजनात्मकता और मौलिकता की अभिव्यक्ति और संस्कृति, लोक परंपराओं और कलात्मक धरोहर के प्रति लगाव पैदा करना होता है। शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले दृश्य श्रव्य सामग्री को निम्नलिखित विभागों में
विभाजित किया जा सकता है कि यह है एक परंपरागत सहायक सामग्री। परंपरागत सहायक सामग्री में शामपट या ब्लैक बोर्ड, पुस्तक और पत्र पत्रिकाएं आते हैं। दूसरा है दृश्य सहायक सामग्री, जिसमें हम चित्र के द्वारा, नक्शे के द्वारा, रेखा चित्र, चार्ट, पोस्टर, प्रतिमान, बुलेटिन बोर्ड, फैनलर बोर्ड, ग्लोब और कई सारी चीजों के द्वारा, दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ सकते हैं। और अगला है यांत्रिक सहायक, जिसमें यांत्रिक सामग्री से अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। तो ये हो जाता है हमारा कि दृश्य श्रव्य माध्यम क्या होते हैं और वे प्रकार कैसे होते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि चलचित्र क्या है। शिक्षा में ज्ञानेंद्रियों पर आधारित ज्ञान ज्यादा स्थायी माना जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री में भी ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। छात्रों में नवीन वस्तुओं के विषय में आकर्षण होता है, नया जानने की स्वाभाविक इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है। फलस्वरूप छात्र सरलता से नया ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री ध्यान को केंद्रित तो करती है, साथ ही पाठ में रुचि भी उत्पन्न करती है, जिससे वे प्रेरित होकर नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को सक्रिय रहकर ज्ञान प्राप्त करना होता है। दृश्य श्रव्य सामग्री छात्रों की मानसिक भावना, संवेगात्मक संतुष्टि और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उन्हें शिक्षा प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। सो छात्रों को ज्ञान सरल, सहज और बोधगम्य तभी महसूस होता है जब उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देते हुए शिक्षा दी जाती है। दृश्य श्रव्य सामग्री उनकी रुचि, योग्यता और क्षमताओं तथा रुझानों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने में सहायक होती है। ऐसे विषय तथा विचार को मौखिक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता, उन्हें हम इन साधनों के द्वारा वे कर सकते हैं। और ऐसे विषयों के लिए यह दृश्य श्रव्य सामग्री बहुत उपयोगी है। इनकी सहायता से अनुदेशन तथा शिक्षण अधिक प्रभावशाली होता है। तो हम देखते हैं कि दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत चलचित्र का क्या महत्व है। चलचित्र शिक्षा एवं मनोरंजन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति करने में सहायक है। देश की जिन सामाजिक प्रथाओं, अच्छाई, बुराई और प्राचीन संस्कृतियों के बारे में हमने पढ़ा है या किसी बुजुर्ग से सुना है, लेकिन आज हम उनके बारे में देख सकते हैं। चलचित्र इतिहास, भूगोल, समाज विज्ञान, संस्कृति आदि का भी भरपूर ज्ञान प्राप्त होता है और निर्माता निर्देशक एक कदम और आगे की सोचकर महत्वपूर्ण घटनाओं तथा व्यक्तियों के जीवन चरित्र आदि पर भी। और इसी तरह हम देखते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी दुर्घटनाएं घट रही हैं, उनके ऊपर भी फिल्में बनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति की विदेश यात्रा आदि पर आधारित फिल्में बन रही हैं, जिनसे हमें उस समय की भी भरपूर जानकारी प्राप्त हो रही है जब हम पैदा भी नहीं हुए थे या फिर हम उस समय वहां नहीं थे। यह सब हमें फिल्मों के माध्यम से जानकारी मिलती है और वे हमें शिक्षित करती हैं। आज हम अपने दिन भर की थकान के पश्चात बड़ी आसानी से काव्य, संगीत, चित्र तथा अभिनय जैसी उपयोगी कलाओं का चलचित्र के माध्यम से पूरा ज्ञान तथा मनोरंजन भी कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में चलचित्रों का विशेष महत्व जो है वो अभूतपूर्व है। प्रौढ़ शिक्षा, अल्पवयस्क छात्रों की शिक्षा के लिए यह माध्यम अत्यंत सराहनीय है और अनेक गूढ़ तथा जटिल विषयों को चलचित्र से विद्यार्थी बहुत आसानी से समझ जाते हैं, क्योंकि जो बात सुनकर या पढ़कर समझ में नहीं आती उसे अपनी आंखों से देखकर बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। इतना ही नहीं, बच्चों को जो विषय मुश्किल व नीरस लगते हैं वही विषय चलचित्रों या सिनेमा के माध्यम से आसानी से समझ में आते हैं और रोचक लगने लगते हैं। प्रौढ़ पुरुषों पर कृषि के नए साधनों, नए उद्योगों की जानकारी भी मिलती है। सेना संबंधी चित्रों को देखने से जहां युवकों में देश सेवा का भाव जागृत एवं स्वास्थ्य रक्षा के संबंध में चलचित्रों द्वारा चिरस्थायी प्रभाव डाला जा सकता है, और वहीं पर एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों के बारे में चित्र देखकर उनमें जागरूकता आती है, साथ ही उन्हें उस बीमारी के विषय में भी
पता चलता है और वे जागरूक बनते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चलचित्रों का मानव जीवन पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और बहुत कुछ यह हमारी मानसिकता को भी प्रभावित करता है। सकारात्मक मानसिकता को अधिक बढ़ावा मिलता है और नकारात्मकता को हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दोनों के परिणाम हम साथ साथ देखते चलते हैं। आगे आप देख रहे हैं कि चलचित्र के प्रकार क्या हैं। कई सारे प्रकार होते हैं। यहाँ पर कुछ प्रकारों की चर्चा हम करेंगे, जैसे भावनात्मक सिनेमा जो छात्रों के भावों और सहानुभूति को जागृत करते हैं, शिक्षास्पद सिनेमा जो छात्रों को सही ज्ञान देता है और एजुकेट करता है तथा नैतिक शिक्षा और मॉरल एजुकेशन देता है। और अगला सिनेमा का एक प्रकार है जो है सूचनात्मक सिनेमा जो सूचनाएं देता है। और इस तरह से आप यहाँ पर लाभ भी देख सकते हैं कि सिनेमा जीवन को गति प्रदान करता है, जिससे छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में सहायता तो मिलती है, क्योंकि सिनेमा रुचिकर होते हैं। देखना, सुनना, समझना तीनों क्रिया एक साथ होती है, जिससे यह ध्यान को केंद्रित करने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुरानी घटनाओं को समझना अपेक्षाकृत आसान होता है। सिनेमा के माध्यम से कम समय में अधिक विषयों का ज्ञान मिलता है और छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास होने के साथ साथ उनमें रचनात्मकता भी बढ़ती है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे फायदे हैं, लाभ हैं और वह किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और इस पर अगर प्रश्न आता है तो आप इस मटेरियल के द्वारा आसानी से अपना उत्तर अच्छी तरह लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि मानव जीवन में चलचित्र की हानियां क्या है। सो चलचित्रों के माध्यम से जहां समाज इतना लाभान्वित हो रहा है, वहीं इससे होने वाले हानियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शिक्षाप्रद सिनेमा का निर्माण हम देखते हैं कि सस्ते मनोरंजन की तुलना में कम ही होता है। आज के निर्माता निर्देशक आय को अधिक ध्यान में रखकर फिल्में बनाते हैं, क्योंकि वे फिल्में ही चलती हैं जिनमें कामोत्तेजक नृत्य और अश्लील दृश्य होते हैं। आज समाज में नए नए फैशन का रोग फैल रहा है। युवा वर्ग भी उसी भद्दे फैशन का अनुसरण करता है। वह भी फिल्म के हीरो की भांति अपनी मनपसंद लड़की को हासिल करना चाहता है, रातों रात धनवान बनना चाहते हैं, सुख सुविधाएं चाहते हैं। और जिस तरह से फिल्म की अवधि 2.5 घंटे या 3 घंटे होती है, तो ये युवा वर्ग या बहुत सारे लोग, बहुत सारे दर्शक ये सोचते हैं कि जीवन में उन्हें भी सब कुछ इसी तरह 3 घंटे की अवधि में मिल जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी मिल जाना चाहिए। वे भूल जाते हैं कि जो कुछ भी दृश्य या घटनाएं या प्रस्तुतिकरण की जा रही है वे सांकेतिक रूप में की जा रही है, और वह यह भूल जाते हैं कि वास्तविकता तथा फिल्मों में जमीन आसमान का अंतर है। ये चलचित्र भी आज की युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। चोरी, अपहरण, बलात्कार, हत्याओं के नए नए तरीके जो फिल्मों में दिखाए जाते हैं, वही आज का युवा वर्ग वास्तविक जीवन में देख रहा है और करने की सोचने लगता है। वास्तव में आज जो अनुशासनहीनता तथा अपराधीकरण का वातावरण दिखाई पड़ रहा है, उसमें आधुनिक चलचित्रों का बहुत बड़ा हाथ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या संभावित प्रश्न होंगे। यहाँ पर कुछ आपची पैदा करने के लिए कुछ प्रश्न और कुछ जानकारी के अनुसार यहाँ पर प्रश्न है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। और प्रयोजन मूलक हिंदी को सिलेबस में सम्मिलित करने का उद्देश्य यही है कि आप इस क्षेत्र की बारीकियों को समझें और वहां पर अपने रोजगार के अवसर को देखने का प्रयास करें, खोजने का प्रयास करें, अपनी रचनात्मकता को बढ़ाएं, अपनी रुचि को बढ़ावा दें और नए नए अवसरों की खोज करें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दृश्य श्रव्य माध्यम, जिसका दूसरा बिंदु है टेलीविजन। टेलीविजन संचार माध्यम का स्वरूप है। दूरदर्शन शब्द टेलीविजन, टीवी का पर्याय है, लेकिन टेलीविजन शब्द ग्रीक तथा लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। टेली और विजन, इसमें टेली ग्रीक शब्द है जबकि शाब्दिक अर्थ है दूरी पर, जबकि विजन लैटिन शब्द है जिसका आशय है देखना। इस प्रकार हिंदी में इसके लिए सटीक शब्द बनाया गया है दूरदर्शन। दूरदर्शन का सामान्य अर्थ हुआ दूर से देखना या दूर के दर्शन। वैसे ही टेलीविजन का संक्षिप्त रूप टीवी ही बोला जाता है।
दूरदर्शन हमारा भारतीय संचार उपक्रम है, यह सब जानते हैं, जबकि दूरदर्शन हाइफन युक्त है और विश्वव्यापी टेलीविजन का पर्याय है। आज फिल्म और टेलीविजन ही लोकप्रिय है। अब फिल्म और टेलीविजन का भी साठगांठ हो चुका है। सच तो यह है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम में जहां मनुष्य को घर बैठे सारी दुनिया से जोड़ दिया है, वहीं वह शिक्षित होते हुए भी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से कट रहा है। यही मीडिया का यथार्थ है। इसके बावजूद फिल्म, दूरदर्शन, टीवी और कंप्यूटर की उपयोगिता एवं लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि यह दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। आगे हम बढ़ते हैं। आपको एक संभावित प्रश्न आ सकता है कि दूरदर्शन या टेलीविजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसके अंतर्गत आप इस भाग का उपयोग कर सकते हैं। जैसे दूरदर्शन टेलीविजन तरंगों के साथ दृश्य और आवाज दोनों को दूर स्थानों तक उसी तीव्रता से भेजने में सफल हुआ जिस गति से रेडियो द्वारा ध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं। जनसंचार के क्षेत्र में यह बहुत बड़ा परिवर्तन था। अब लोगों की आवाज के साथ साथ दृश्य भी देखने को मिलने लगे हैं। रेडियो की सीमा यह थी कि यह माध्यम पूरी तरह आवाज पर निर्भर था। दूरदर्शन ने 2 कदम आगे बढ़कर आवाज के साथ चित्र दिखाकर लोगों का विश्वास जीत लिया और साथ ही एक ऐसा मनोरंजन का खजाना दिया, इसने विश्व की तमाम दूरियां मिटा दी। आज समाचार पत्र का पाठक भी समाचार पत्र में उन कार्यक्रमों की सूची देखता है जो विभिन्न चैनलों पर प्रसारित किए जाते हैं। और इसके टिप्पणी के लिए आप यह लिख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न भी आ सकता है आपको, संभावित प्रश्न, कि टीवी के निजी चैनल अपनी व्यावसायिक सफलता के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। टीवी के कार्यक्रम से उदाहरण देकर आप समझाइए। तो आप इसमें अपनी रचनात्मकता से अपना उत्तर बना सकते हैं, सोच सकते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं यहाँ बता रही हूँ, ये आपको अपने आप सोचना है। और अगर आपको उत्तर मिल जाता है या कोई आपको शंका आती है, डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर इसका उत्तर पूछ सकते हैं या आप अपना उत्तर भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि दृश्य श्रव्य माध्यम का तीसरा बिंदु है वीडियो। तो वीडियो क्या है? वीडियो किसी भी ऑडियो विजुअल एक छोटी सी इकाई है और अपने आप में यह एक पूरी इकाई है। इसे अपने समय और सुविधा के अनुसार देखा जा सकता है, लेकिन जब यह छोटी सी इकाई मीडिया से प्रसारित कर दी जाती है तो यह वीडियो टेलीविजन का मटेरियल बन जाता है। वीडियो और टेलीविजन में प्रसारण का केवल फर्क होता है। वीडियो सूचना एवं संप्रेषण का महत्वपूर्ण साधन है, जिसके द्वारा प्रसारित कार्यक्रम को कभी भी देखा और सुना जा सकता है। मोबाइल फोन की सुविधा ने वीडियो रिकॉर्डिंग को अधिक सरल और लोकप्रिय तथा उपयोगी बना दिया है। अब हम देखते हैं कि वीडियो के उपयोग क्या हैं। छात्रों को आमने सामने पढ़ाया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर वीडियो देखा जा सकता है। वर्तमान में लॉकडाउन के समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत उपयोगी रहा यह वीडियो, और डिस्टेंस एजुकेशन में भी वीडियो बहुत सहायक और उपयोगी है। आदि इसके बारे में हम जान सकते हैं अपने आप। और आपके पास अन्य कोई जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सो इस प्रकार हम देखते हैं दृश्य श्रव्य माध्यम के तीनों बिंदु यहाँ पूरे होते हैं। और अब हम इस वीडियो के उपसंहार की ओर बढ़ते हैं कि चलचित्र, टेलीविजन और वीडियो माध्यम शिक्षा के सशक्त साधन हैं। उनमें सीखने की आसानी तो है, लेकिन सावधानी की भी उतनी ही आवश्यकता है। तीनों में टेक्नोलॉजी का फर्क है। वीडियो किसी भी चैनल से प्रसारित किया जा सकता है, चाहे DTH या OTT प्लेटफॉर्म हो। अतः कोई भी वीडियो किसी भी चैनल से प्रसारित होने पर टेलीविजन में बदल जाता है। तकनीक बिल्कुल अलग है। सिनेमा जब बना तब वह सेल्यूलाइड टेक्नोलॉजी पर बना था, अब डिजिटलाइज्ड है। वीडियो कार्यक्रम की अवधि 2 से 40 मिनट हो सकती है। सिनेमा 1.5 से 3 घंटे तक हो सकती है उसकी अवधि, और शॉर्ट मूवी 2 से 5 मिनट या 5 से 10 मिनट भी होती है। टेलीविजन में निर्धारित समय और अवधि होती है, जो पहले से ही निश्चित होती है कि कौन सी वीडियो किस समय पर और कितनी देर के लिए प्रसारित की जाएगी। उसके अनुसार कार्यक्रम टेलीविजन के लिए बनाए जाते हैं
और वो वीडियो टेलीविज़न के लिए बनाए जाते हैं और निर्धारित समय पर उसे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। टेलीविज़न ने सभी माध्यमों को पछाड़ दिया है, लेकिन इसके पीछे किए गए कार्य में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि जो दृश्य दिखते हैं उन्हें डायलॉग, भाषा, वेशभूषा, ध्वनि, अभिनय से प्रस्तुति को रोचक बनाना पड़ता है, जिससे दर्शकों को बांध कर रखा जा सके। स्क्रिप्ट लेखन से कार्यक्रम में वैल्यू एडिशन होता है, जो दृश्यों को नए मायने प्रदान करता है। तीनों माध्यम में समानता और असमानता होकर भी तीनों बहुत रोचक तरीके हैं शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए भी, और आप इन माध्यमों में भी अपने रोजगार को हिंदी के साथ साथ बहुत अच्छी तरीके से ढूंढ सकते हैं और बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, उम्दा कर सकते हैं। धन्यवाद।